हर इंसान क्या चाहता है अपनी जिंदगी में? पैसा नहीं चाहता। ऐसे बहुत कम लोग हैं, 1% 2% लोग हैं जो जिनकी विकृत मानसिकता है, जो वैसा पैसा पैसा पैसा। आम आदमी चाहता है अपनी जिंदगी के अंदर सुकून चाहता है, आत्मा की शांति चाहता है। और आत्मा की शांति किससे मिलती है? अच्छे काम से मिलती है। शिक्षक क्लासेर भेतरे पढ़ातेन, ছেলেটিকে ক্লাসে বসতে দেওয়া হতো না, কারণ সে নিচু জাতের ছিল। শিশুটিকে ক্লাসের বাইরে বসে পড়াশোনা করতে হতো। জাতিভেদ প্রথায় জর্জরিত ছিল ভারত। শ্রেণীকোঠার বাইরে বসে শিক্ষকের পড়াশোনা শ্রবণ করে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করা ছেলেটি ভারতের সংবিধান রচয়িতা। হ্যাঁ, তিনি হচ্ছেন ভীমরাও আম্বেদকর। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় ভীমরাও আম্বেদকরের জন্মদিবস। সেই উপলক্ষে দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়াল সংবিধান রচয়িতার জীবনাদর্শ নিয়ে আলোকপাত করেন। সত্যি বিরল ব্যক্তিত্ব ছিল আম্বেদকরের। হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান হয়েও কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক কলেজ থেকে দ্বিতীয় পিএইচডি ডিগ্রি গ্রহণ করেন। বর্তমান সময়েও লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিতে অ্যাডমিশন নেওয়া কষ্টসাধ্য নয়, বিশাল ব্যাপার বলে উল্লেখ করেন কেজরিওয়াল। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি যখনই কোনো জনসভায় বক্তব্য রাখি তখন দারিদ্রতা দূর করে দেব এই ধরনের প্রতিশ্রুতি কোনোদিনই দেইনি। আমি অন্তত এটা বলি, আমি আপনাদের বাচ্চাদের পড়াশোনা করিয়ে দেব। একমাত্র পড়াশোনা আপনাকে যে কোনো লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। भारत ने बहुत बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया। बाबा साहब अंबेडकर शायद हमारे भारत इतिहास का सबसे बड़ा चमकता सितारा है। उनके जीवन को आप जितना पढ़ो उतना लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है, ऐसा आदमी कैसे हो सकता है। जो आदमी एक मामूली से मध्य प्रदेश के गांव में इतनी गरीबी में इतने छुआछूत से निकल के भारत का लॉ मिनिस्टर बनता है और दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान लिखता है, ये सफर कोई आदमी कैसे तय कर सकता है। और उनके जीवन के संघर्ष को मैं जितनी बार पढ़ता हूं उतना मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति भी कभी इस देश के अंदर पैदा हुआ था और उसने इतना कुछ हासिल किया। एक गरीब परिवार में पैदा हुए, बहुत गरीब था उनका परिवार, घर में खाने को नहीं थे, कई बहन भाई थे और छुआछूत इतनी ज्यादा थी उन दिनों में कि स्कूल में जाते थे अपना टाट लेके क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था, बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया जाता था, क्लास के बाहर बिठा देते थे। अब टीचर अंदर पढ़ा रहा है, वो क्लास के बाहर बैठे हैं, क्लास के बाहर कितना सुन रहा है कितना नहीं सुन रहा। मैं समझता हूं आज का अगर माहौल होता तो माँ बाप कहते यार छोड़ पढ़ाई, कुछ काम धंधे में लग जा, बेकार में अपना टाइम क्यों खराब कर रहा है कि नहीं है। क्लास के बाहर बिठा देते, पानी पीना होता तो वो चपरासी ऊपर से यूं ग्लास डाल के उनको पानी पिलाता था। और उन्होंने कहीं लिखा हुआ है कि जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन पानी नहीं मिलता था। नो पियन नो वाटर, वो भी उन्होंने अपना एक चैप्टर लिखा हुआ है कि नो पियन नो वाटर। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन पानी नहीं मिलता था पीने को। पर वो पढ़ाई करते गए करते गए करते गए। मैं तो ताज्जुब होता है कि वो एक क्लास नहीं तो अगर ऑर्डिनरी कोई आदमी होता तो वो तो पढ़ाई छोड़ छाड़ के और अपना किसी काम धंधे में लग जाता। और वहां से फिर वो बॉम्बे गए, बॉम्बे में एल्फिंस्टन स्कूल में गए, फिर कॉलेज में गए और 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंच गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, मुझे नहीं पता अभी इस हॉल के अंदर कितने लोगों को पता है कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आज के जमाने में तो इंटरनेट है, आप अभी गूगल मारोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी है। उस जमाने में 1913 में मध्य प्रदेश के छोटे से गांव के गरीब लड़के को पता कैसे चला कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी है? उनको फॉर्म कहां से मिला? मैं तो यही ताज्जुब करता हूं, उनको फॉर्म किसने दे दिया? कहां से मंगाया उन्होंने फॉर्म? सोच के देखो आप। अभी तो पढ़ते हैं तो कहने को तो बड़ा आसान है, लेकिन उस बंदे को, उस बच्चे को पता कैसे चला 1913, मतलब 13 और 10 23 9 22 साल की उम्र के अंदर
22 साल की उम्र में उस लड़के को पता कैसे चला कि अमेरिका के अंदर कोई यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहां ऐसे फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर के एडमिशन लेते हैं, एडमिशन उनको स्कॉलरशिप तो चलो मिल गया, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंच गए पढ़ने के लिए, वहां से उन्होंने पीएचडी करी और फिर 1915 में वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुंच गए। आज भारत देश में, आज पूरी दुनिया में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना मतलब नामुमकिन सा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉलेज माना जाता है, सबसे बेहतरीन कॉलेज। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अपनी दूसरी पीएचडी करी। फिर मैं देख रहा था पता नहीं कितने तो एमए की डिग्री ले रखी है उन्होंने और कितनी उन्होंने पीएचडी की डिग्री ले रखी है। और फिर उन्होंने वकालत कहां से करी? वकालत दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में भी एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है कि नहीं है? वो ग्रेज इन, लंदन के अंदर ग्रेज इन है, वहां से मतलब दुनिया के सबसे बेहतरीन वकील, दुनिया के सबसे बेहतरीन वकील ग्रेज इन से निकलते हैं, वहां से वो वकालत करके आए। क्या आदमी था यार, ऐसे ही थोड़ी दुनिया उनकी दीवानी हो रही है कि नहीं है? उस व्यक्ति ने हमारे देश का संविधान लिखा, बहुत ही खूबसूरत संविधान लिखा, उसमें सारी चीजें उन्होंने डाली। सबसे ज्यादा तवज्जो उन्होंने शिक्षा को दी। बार 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 उनकी जितनी भी टीचिंग्स हैं, उनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं, उनको जितनी बार आप पढ़ो, हर जगह वो यही एक संदेश देते हैं कि अगर हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है, अगर हमें अपनी गरीबी दूर करनी है, अगर समानता का अधिकार सबको देना है, तो एक ही चीज कर सकती है, वो है शिक्षा। अगर हमने अपने बच्चों को सबको शिक्षित कर दिया, तभी गरीबी दूर हो सकती है, तभी सबको समानता का अधिकार मिल सकता है। नहीं तो बातें तो बहुत कर सकते हैं लोग, बातें बहुत होती हैं, लेकिन असली शिक्षा ये। और जब से मैं राजनीति में आया हूं, दिल्ली के अंदर हमने सरकार संभाली है, ये चीज मैंने भी महसूस करी है कि शिक्षा किसी भी परिवार को पूरी तरह से बदलने के लिए कितना बड़ा रोल अदा करती है। हमारे पास दिल्ली सरकार में इतने उदाहरण हैं। दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों का पहले बहुत बुरा हाल था, बहुत ज्यादा। राजनीति में आने के पहले मैं एनजीओ चलाया करता था, सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर हम लोग काम किया करते थे, मैं और मनीष सिसोदिया जी। वहां हम देखते थे सरकारी स्कूलों का इतना ज्यादा बुरा हाल होता था। एक गरीब आदमी अपने बच्चे को भेजता था, साल 2 साल भेजने के बाद देखता था यार पढ़ाई लिखाई तो कुछ है नहीं, टाइम बर्बाद कर रहा है, उसको कहता था धंधे में लग जा, कभी चाय की दुकान पे लग जा, कभी कहीं लग जा, कभी कहीं लग जा, कोई इधर उधर धंधे पे लगा देते थे अपने बच्चों को। लेकिन अब शिक्षा की पूरा का पूरा दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधरा है। अब दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चों को जब हम देखते हैं, कोई बच्चा इंजीनियर बन रहा है, जैसे एक बच्चा है उसके पिताजी प्लम्बर हैं, 12,000 रुपए महीना कमाते हैं उसके पिताजी। उनका बेटा आईआईटी रुड़की में कंप्यूटर इंजीनियर में उसका दाखला हो गया। आईआईटी रुड़की में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर उसका दाखला हो गया, जब वो बच्चा 4 साल के बाद अपनी इंजीनियरिंग करके निकलेगा, उसकी स्टार्टिंग तनख्वाह 3 लाख रुपए महीना होगी। स्टार्टिंग सैलरी 3 लाख रुपए महीना होगी। एक परिवार तो सुधर गया। अब आप सोचो कि अगर हर परिवार के हर बच्चे को हम अच्छी शिक्षा दे दें, किसी को डॉक्टर बना दें, किसी को इंजीनियर बना दें, किसी को, और ये भी नहीं, नौकरी भी नहीं, अब हम उनको बिजनेस करना सिखा रहे हैं स्कूलों के अंदर, बिजनेस करना सिखा दें, देश से गरीबी दूर हो जाएगी। तो मैं जब भी कहीं जाता हूं, मैं किसी को ये नहीं कहता मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा, मैं सबको ये कहता हूं मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ा दूंगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी गरीबी दूर कर देंगे। मैं क्या दे दूंगा आपको? लाख रुपए दे दूंगा, 2 लाख रुपए दे दूंगा, 10 लाख रुपए दे दूंगा। अभी कितने दिन चलेंगे 10 लाख रुपए भी? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पैसे खत्म, उसके बाद फिर वही गरीबी। लेकिन अगर मैंने आपके बच्चों को पढ़ा दिया, पूरी जिंदगी आपका परिवार जो है वो गरीबी से बाहर आ जाएगा। तो शिक्षा सबसे जरूरी है। वो उस व्यक्ति ने उस देश की गरीबी की और असमानता की चाबी ढूंढ ली थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने। उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। पहले दिल्ली सरकार के स्कूल ठीक करे, अब दिल्ली के लोगों का
प्यार था, विश्वास था कि उन्होंने हमें नगर निगम की भी जिम्मेदारी दी है। अब नगर निगम के भी स्कूल ठीक करने अपने को, सारे नगर निगम के भी स्कूलों को अच्छा करेंगे। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল আম্বেদকরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। ত্রিপুরা সিপিআইএম এর তরফ থেকেও সংবিধান রচয়িতা ভীমরাও আম্বেদকরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। রাজ্যব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয়ভাবে সিটি সেন্টারের সামনে আমরা এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান এখানে অনুষ্ঠিত করছি। ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর ভারতবর্ষের একজন সুপণ্ডিত, রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক, সমস্ত দিক থেকে অত্যন্ত প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সারা জীবন সামাজিক ন্যায় এবং জাতপাত ভিত্তিক যে শোষণ তার বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের অবদানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দেশের স্বাধীনতার পর সংবিধান রচনার নেতৃত্ব দেওয়া। মূলত তার নেতৃত্বেই এই সংবিধান তৈরি হয়। 1949 সালে 26শে নভেম্বর সংবিধান পরিষদ যখন সংবিধান গ্রহণ করেন, তখনই আমরা দেখেছি আরএসএস এই সংবিধানকে বিরোধিতা করেছিলেন। তারা মনুস্মৃতিকে সংবিধান হিসাবে গ্রহণ করার জন্য দাবি তুলেছিলেন। এই মনুস্মৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে চতুর্বর্ণে বিভক্ত বর্ণবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই মনুবাদের মূল বিষয় ছিল, তাকেই সংবিধান হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। আজকে আরএসএস বিজেপি পরিচালিত সরকার, কেন্দ্রে তারা সরকারে আছে, রাজ্যেও বেশ কিছু রাজ্যে তারা ক্ষমতায় আছে। আজকের দিনে আমরা দেখছি এই সংবিধানকে পদদলিত করা, সংবিধানকে পরিবর্তন করা, সংবিধানকে মান্যতা না দেওয়া, এটা শুরু থেকেই এই বিজেপি 2014 সাল থেকে শুরু করেছে। এখন তা তীব্রতা বেড়েছে। এই সংবিধানকে অমান্য করা, সংবিধানের জনগণকে দেওয়া অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, কথা বলার অধিকার, সংগঠন করা, রাজনৈতিক দল করা, তাদের অফিস আদালত করা, কর্মসূচি করা, সমস্ত কিছুর উপরে বাধা বিপত্তি অত্যাচার সংগঠিত করছে। এটা আমাদের রাজ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি। 2018 সাল থেকে এই রাজ্যে বিজেপি আইপিএফটি সরকার আসার পর থেকে যে অত্যাচার শুরু হয়েছিল, গত 5 বছর টানা চলেছে। এবার 2রা মার্চে নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর নতুন মাত্রা এই সন্ত্রাস অত্যাচার শুরু হয়েছে। বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া, লুট করা, অত্যাচার করা, অর্থ আদায় করা, দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়া, লুট করা, পুকুরে বিষ ঢেলে দেওয়া, পুকুরে মাছ ধরে নিয়ে যাওয়া, রাবার বাগান পুড়িয়ে দেওয়া, কৃষি ফসল নষ্ট করা, বিভিন্ন প্রকল্প শ্রমিক যারা আছে, মিড ডে মিল, আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার, পাম্প অপারেটর, বাগান শ্রমিক, নানাভাবে তাদেরকে কাজ থেকে বিতাড়িত করছে। অব্যাহত আছে এই কাজগুলো। এখনও রেগার কাজে যেতে দিচ্ছে না, টুয়েপের কাজে যেতে দিচ্ছে না, এমনকি গ্রামীণ শ্রমিকরা অন্যের বাড়িতে গিয়ে কাজ করতে পারছে না। রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, জুগালির কাজ যারা করে, অটো যারা আছে,
ছোট গাড়ি যারা আছে, অন্যান্য গাড়ি যারা আছে, গাড়ি বের করতে দিচ্ছে না, কাজ করতে দিচ্ছে না, রেশন থেকে রেশন সামগ্রী তুলতে দিচ্ছে না, না খেয়ে মরছে। রেশন ডিলারকে বাধ্য করা হচ্ছে তার পদত্যাগ করার জন্যে, তার রেশন ডিলারশিপ ছেড়ে দেওয়ার জন্যে। এরকমভাবে নির্মম অত্যাচার সারা রাজ্যব্যাপী চলছে। বেধার অর্থ আদায় করা, জোর জবরদস্তি করে টাকা আদায় করা, টাকার অঙ্ক 5 থেকে 5 লক্ষ অবধি এই টাকা আদায় করা চলছে। পুরনো মামলা তুলে নেওয়ার জন্য অর্থ জরিমানা করছে। এক ভয়াবহ পরিস্থিতি চলছে, না খেয়ে মরছে। সন্ত্রাস অব্যাহত আছে। আমরা লক্ষ্য করছি মুখ্যমন্ত্রী বলছেন এই সন্ত্রাস বরদাস্ত করা হবে না, তারপরেও এই অত্যাচার চলছে। এই অত্যাচার বুলডোজার দিয়ে পার্টি অফিস ভেঙে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। সর্বত্রই এই ধরনের অত্যাচার চলছে। তেমনি সারা দেশে ধর্মে এবং বর্ণে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্যে, অত্যাচার সৃষ্টি করার জন্যে, অনৈক্য সৃষ্টি করার জন্যে অব্যাহত আছে তাদের প্রচেষ্টা। বিশেষ করে অহিন্দুদের ধর্মীয়ভাবে নির্যাতন শুরু করেছে সংখ্যালঘু অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। বুলডোজার দিয়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। মণিপুরে সেই ঘটনা ঘটেছে। এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা সারা দেশের মধ্যে ঘটছে। 2014 সালে বিজেপি সরকার কেন্দ্রে আসার পর থেকে দলিতদের উপর ভয়াবহ আক্রমণ নেমে এসেছে। মহিলাদের উপর অত্যাচার নেমে এসেছে। অত্যাচার করে খুন করা, এই সমস্ত ঘটনা দিনের পর দিন বাড়ছে। এর বিরুদ্ধে আজকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার জন্য সমস্ত অংশের মানুষ এগিয়ে আসতে হবে। আমরা সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন গণতান্ত্রিক মানুষকে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সংবিধান রক্ষা করা, ধর্মে বর্ণে অনৈক্য সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে এগিয়ে আসার জন্য আমরা আহ্বান করছি। তার মধ্যে দিয়েই আমরা ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব, এই আহ্বান আমরা রাখছি। সংবাদ এই পর্যন্তই। ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।